गर्मी में गरीब बहू का शीशे का ठंडा ससुराल। आसमान से आग बरस रही होती है। 45 डिग्री की गर्मी में मिट्टी की दीवारें भट्टी की तरह तप रही हैं और छत पर लगा पुराना पंखा हिल रहा होता है। पूरा परिवार पसीने से तरबतर हो चुका है। नई बहू रूपा अपने पल्लू से बार बार पसीने पोंछ रही है। बहू, अरे ओ रूपा, पहले रसोई का शगुन करना है या नहीं? आई माँ जी, बस आ ही रही हूँ। इस कमरे में तो दम घुट रहा है, हवा का एक झोंका भी नहीं है। अरे छोटी, घबरा मत, इस घर में कदम रखा है तो इस आग में तपने की आदत डाल लो। दीदी, इतनी भयंकर उमस है। इस टिन की टूटी छत के नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सीधे चूल्हे के अंदर बैठे हैं। 12वीं पास करके आई हो तो क्या खुद को मेम साहब समझती हो? हम तो बरसों से इसी गरीबी और गर्मी में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। जाओ चूल्हा जलाओ। जी माँ जी, जाती हूँ। माँ जी, छोटी भी नहीं आई है, उसे इस भयंकर माहौल की आदत नहीं है। मैं भी इसके साथ रसोई में हाथ बटा देती हूँ। बेचारी का बुरा हाल है गर्मी से। ज्यादा लाड मत लड़ाओ रोहिणी। खेतों से रमेश और तुम्हारे ससुर जी आते ही होंगे। दोपहर के खाने का समय हो गया है। रूपा जैसे ही रसोई के चूल्हे के पास जाती है, चूल्हे की लपटें मिलकर उसे झुलसाने लगती हैं। दीदी, मुझसे तो यहाँ 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। सिर बहुत जोर से घूम रहा है मेरा। छोटी, संभल। माँ जी देखिए, छोटी तो चक्कर खाकर गिरने वाली है। लो सुन लो, पहले ही दिन नखरे शुरू हो गए। दोपहर की रोटी नहीं बनी तो खेत से थके हारे मर्द आकर क्या खाएंगे? तभी अचानक बाहर से सूरज और रमेश की आवाज आती है। माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आओ, बाबूजी को देखो क्या हो गया इन्हें। बाबूजी, आगे खोलिए भैया, बाबूजी का शरीर तो आग की तरह तप रहा है। रोहिणी और रूपा रसोई से दौड़कर आंगन में आती हैं। रामप्रकाश जी छाती पकड़कर मिट्टी के फर्श पर बैठ जाते हैं। हे भगवान, इस गर्मी में इनको क्या हो गया? रूपा, दौड़कर मटके का ठंडा पानी लेकर आ जल्दी। रूपा अंदर भागती है और मटके का ढक्कन हटाती है, जिसमें बमुश्किल एक आखिरी गिलास पानी बचा होता है। माँ जी, मटके में तो सिर्फ एक ही गिलास पानी बचा है। जो है वही लेकर आओ जल्दी, बाबूजी की जान निकल रही है यहाँ। रूपा कांपते हाथों से वो आखिरी गिलास पानी लेकर बाहर आती है और रामप्रकाश जी को पिलाती है। रामप्रकाश जी पानी पीकर थोड़ा संभलते हैं। छोटी, बाहर जो लोहे के ड्रम में पानी भरा है उसमें से एक गिलास मेरे और सूरज के लिए भी ले आना। भैया, बाहर का पानी तो धूप में बिल्कुल उबल रहा है। मैंने अभी हाथ लगाया था, उसे पी नहीं सकते। तो क्या करे, मटके का पानी खत्म हो गया, बाहर का पानी उबल रहा है। इस भयंकर उमस में हम गरीब क्या पानी के बिना ही मर जाएंगे? बाबूजी को अंदर छांव में ले चलो भैया, ये घर नहीं साक्षात नरक बन गया है। इस गर्मी और तंगी ने हमारी कमर तोड़ दी है। रामप्रकाश जी को चटाई पर लिटाया जाता है। रोहिणी उनके सर पर भीगे कपड़े की पट्टी रखती है। भानुमती कोने में बैठकर हाथ का पंखा झलने लगती है। फिर सूरज और रमेश पसीने से भीगे कुर्ते को उतारकर खूंटी पर टांग देते हैं। इस बुढ़ापे में खेतों में इतनी धूप झेलने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर की फीस देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है घर में। भानु, अगर मैं और रमेश खेत पर ना जाए तो इस महीने की राशन की दुकान का उधार कौन चुकाएगा? तंगी देख रही हो ना घर की। बाबूजी सच कह रहे हैं माँ, इस बार गर्मी ने फसल बिल झुलसा दी है और अब हमारी जेब भी खाली हो चुकी है। जेब खाली है तो क्या बाबूजी जान दांव पर लगा देंगे भैया? बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी झुलसा देगी। सूरज सीधे हमारे सिर पर आकर बैठा हो। रूपा बाहर जाकर पड़ोसन से पानी के बारे में पूछती है और फिर अंदर आ जाती है। माँ जी, मैंने पड़ोस की शांति चाची से पूछा था, उनके घर का कुआं भी सूख चुका है। गांव में पानी का भयंकर संकट होने वाला है। तो मैं क्या करूं बहू, कुआं सूख गया है तो क्या हम प्यासे मर जाएं? माँ जी, इसमें छोटी की क्या गलती है? गर्मी पूरे गांव में पड़ रही है। देखिए, बाबूजी के सिर पर पट्टी रखते ही कपड़ा तुरंत सूख जा रहा है। इतनी तपन है इस कमरे में। दीदी, ये मिट्टी की दीवारें और टीन की छत बाहर की गर्मी को अंदर ही रोक लेती है। रात को जब बाहर थोड़ी ठंडी हवा चलती है तब भी ये घर भट्टी जैसा तपता रहता है। बात तो तुम्हारी सही है छोटी, पर इस कड़कती धूप में काम किए बिना गुजारा नहीं होने वाला। कल सुबह हमें फिर खेत पर जाना ही होगा। नहीं भैया, बाबूजी और आप कल दोपहर में खेत पर नहीं जाएंगे। अगर फिर से किसी को लू लग गई तो हमारे पास अस्पताल ले जाने के पैसे भी नहीं है। नहीं रूपा, काम नहीं करेंगे तो घर में रोटी कहाँ से आएगी? रास्ता निकलेगा, आप बस थोड़ा हौसला रखिए। शाम को सूरज ढल चुका होता है, लेकिन जमीन से अब भी भट्टी जैसी आंच निकल रही होती है। बाजार में मंगत राम अपनी ठेले पर सब्जियां बेच रहा होता है। गर्मी से सब्जियां सूख चुकी होती हैं।
शांति चाची और कमला हाथ में थैला लिए खड़ी हैं। तभी रूपा और रोहिणी वहां पहुंचती हैं। ले लो भाई ले लो, सस्ती सब्जियां ले लो, गर्मी में आधे दाम पर ले जाओ। अरे मंगत, ये टमाटर हाथ लगाते ही पिघल रहे हैं। इतनी सड़ी सब्जियां खाकर बीमार पड़ना है क्या? क्या करूं शांति चाची, दोपहर की लू में बाजार लाते लाते ही सब्जियां दम तोड़ दे रही हैं। इन पर पानी छिड़कता हूं तो ये गर्म पानी से जल्दी गल जाती हैं। अरे मंगत, नुकसान की फिक्र मत कर। कमला भाभी, हमारे घर में भी बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। मंगत भैया, जो थोड़ी ठीक सब्जियां है वही दे दो। मंगत भैया, आप सब्जियों पर जो पानी छिड़क रहे हैं वो पानी खुद धूप में उबल चुका है। गर्म पानी पड़ने से सब्जियां और तेजी से सड़ती है। अगर पानी ठंडा हो तो ये बच सकती है। बहू रानी, इस पूरे गांव का पानी भी खौल रहा है, मैं ठंडा पानी कहां से लाऊं? जो है इसी से काम चलाना पड़ेगा। छोड़ो रोहिणी, ये नई बहू तो बस ज्ञान बांटना जानती है। घर में खाने को दाने नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। तभी अचानक बाजार के बीचों बीच एक रिक्शा वाला चलते चलते लड़खड़ाता है और सीधे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। लोग चिल्लाने लगते हैं और भीड़ जमा हो जाती है। अरे दौड़ो, कोई देखो, ये रिक्शा वाला भाई, क्या हुआ इसे? अरे ये तो हिल भी नहीं रहा। दीदी देखो, उन्हें लू लग गई। कोई उनके ऊपर सीधे गर्म पानी मत डालना। अरे ये तो अधमरा हो गया है। इस तपती सड़क पर तो इंसान वैसे ही भुन जाए। दीदी अपना सूती दुपट्टा दीजिए जल्दी, मैं इसे पानी से अभी गीला करती हूँ। शांति चाची, इसे तुरंत इनके सिर और छाती पर रखिए, इससे शरीर का तापमान थोड़ा कम होगा। शांति चाची घबराकर गीला कपड़ा रिक्शे वाले के सर पर रखती हैं। कुछ देर बाद रिक्शे वाले की सांसें थोड़ी सामान्य होती हैं और वो आंख खोलता है। ये गर्मी सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे गांव की जान ले रही है। दोनों बहुएं बाजार से वापस आ जाती हैं। बिजली न आने की वजह से न लाइट है और न ही हवा। मिट्टी के कच्चे मकान की दीवारें दिन भर की धूप सोखकर अब आग उगल रही हैं। आंगन में राजेंद्र जी और रमेश लेटे हुए हैं, जबकि छत पर भानुमती देवी, रोहिणी, रूपा और सूरज सब पसीने से भीग चुके हैं और हाथ के पंखे से खुद को हवा झल रहे हैं। उफ, ये मिट्टी की दीवारें तो रात में और ज्यादा तप रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी तंदूर के अंदर सो रहे हैं। दीदी, मच्छर भी इतनी बुरी तरह काट रहे हैं, हाथ का पंखा झलते झलते उंगलियां दर्द करने लगी है। चुपचाप आंखें बंद करने की कोशिश करो दोनों। सुबह फिर वही खेतों का काम और चूल्हा चौका करना है। नसीब में यही तड़पना लिखा है। माँ, कोई कैसे सोए? नीचे बाबूजी की हालत देखो, गर्मी के मारे उनकी सांसें ठीक से नहीं चल रही हैं। नीचे से राजेंद्र जी की जोर जोर से खांसने और हांफने की आवाज आती है। रमेश नीचे से चिल्लाता है, सूरज जल्दी नीचे आ, बाबूजी का गला सूख रहा है और मटके में एक बूंद पानी नहीं है। सूरज और रूपा तुरंत भागकर नीचे आंगन में आते हैं। राम प्रकाश जी बेचैनी से करवट बदल रहे होते हैं। पानी, थोड़ा पानी दे दो रमेश, छाती में बहुत जलन हो रही है। बाबूजी, मटका तो पूरा खाली है। सूरज जी, बाहर जो ड्रम का पानी है वो थोड़ा ठंडा हो गया होगा, वही ले आइए। ये बिजली वाले भी रात को ही कटौती करते हैं। गरीब की जान लेने पर तुले हैं सबके सब। मैं भी पानी लाता हूँ। सूरज बाहर जाकर ड्रम से पानी लाता है, लेकिन पानी अब भी गुनगुना होता है। सूरज पानी लाकर पिता को पानी पिलाता है, पर उन्हें तसल्ली नहीं मिलती। दीदी, बाहर जो मिट्टी का कच्चा रास्ता है उसमें से भी आग निकल रही है। क्या इस भयंकर उमस का कोई इलाज नहीं? छोटी, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में सिर्फ ये गर्मी झेलना ही लिखा है। चुपचाप कट रही है जिंदगी तो कटने दो। नहीं दीदी, अगर रोज यही हाल रहा तो ये गर्मी हमारे परिवार को खा जाएगी। अगले दिन सुबह 6 बजे चौपाल के पास भारी भीड़ जमा होती है। गांव के लाउड स्पीकर से गड़गड़ाहट की आवाज आती है। सरपंच सुखदेव सिंह हाथ में माइक थामे गंभीर चेहरे के साथ खड़े होते हैं। तभी रमेश, सूरज और रूपा वहां आते हैं। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनो। गांव में लू और भयंकर गर्मी का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पताल मरीजों से भर चुका है। सरपंच जी, खेतों में फसलें सूख रही हैं, अब क्या नया नियम निकालने वाले हैं? आज से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोई भी किसान, मजदूर या भाई खेतों पर काम करने नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो बीमार पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। ये क्या बात हुई सरपंच जी? अगर हम दोपहर में काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? वैसे ही घर का खर्चा मुश्किल से चल पा रहा है। सुबह से 2-4 घंटे की मजदूरी में कितनी कमाई हो जाएगी? अब तो घर में भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे रमेश, तुम अपनी फिक्र करो। सुना है राम प्रकाश जी की तबीयत कल से और ज्यादा खराब हो गई है। कहीं धूप के चक्कर में कुछ अनहोनी ना हो जाए। हाँ
भाई, गांव में बीमारी इतनी बढ़ गई है कि रोज कोई ना कोई चक्कर खा कर गिर रहा है। कल तो बाजार में भी तमाशा हुआ था। शांति चाची, बीमारी का रोना रोने से कुछ नहीं होगा। सरपंच जी का फैसला हमारी भलाई के लिए है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो पैसे का क्या करेंगे। बढ़िया है ज्ञान बांटने वाली। घर में कल रात से बिजली नहीं है, खाने को दाने नहीं है, खेतों का काम बंद हुआ तो सबसे पहले हमारे घर का चूल्हा बुझेगा। माँ, तुम यहाँ क्यों आई? हाँ बताओ, धूप तेज हो रही है, घर चलो। सरपंच जी ने जो फरमान सुनाया वो मानना ही पड़ेगा। सूरज सही कह रहा है भानुमति देवी, इस तंगी और गर्मी का कोई ना कोई हल निकालना ही होगा, वरना गांव खाली हो जाएगा। खेतों का काम बंद होने से घर में भयंकर तंगी आने वाली है। मुझे आज ही सूरज के साथ शहर जाकर काम ढूंढना होगा और इस भट्टी जैसे घर का कोई पक्का इलाज करना ही होगा। अगले दिन सुबह रामप्रकाश जी चटाई पर लेटे हुए कमजोर नजर आ रहे हैं। भानुमति कोने में बैठकर कुछ पुराने बर्तनों को साफ कर रही हैं। रमेश और सूरज बाहर जाने के लिए अपने झोले संभाल रहे हैं, जबकि रोहिणी और रूपा रसोई के पास खड़ी हैं। सरपंच के उस एक फरमान ने हमारे पेट पर लात मार दी है। दोपहर का काम बंद हो गया तो इस बूढ़े का इलाज कैसे होगा और घर में शाम का चूल्हा कैसे जलेगा। भानु, रोने से तकदीर नहीं बदलती। सरकार ने जो किया बीमारी से बचाने के लिए किया। अब रमेश और सूरज को शहर जाकर कुछ और काम ढूंढना ही होगा। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज ही गांव के सरकारी स्कूल में जा रहा हूँ। वहाँ प्रधानाध्यापक जी से बात करूंगा, शायद वहाँ देख रेख या साफ सफाई का कोई काम मिल जाए। भगवान सब ठीक करेंगे, आप बस धूप से बचकर जाना। अभी से बाहर लू चलने लगी है। गांव में तो अकाल जैसा हाल है। मैं भी शहर की तरफ जा रहा हूँ, किसी कारखाने या दुकान पर बात करूंगा। इस खाली जेब से तो बाबूजी की दवा की एक गोली भी नहीं आने वाली। सूरज जी, गुस्सा करने से हल नहीं निकलेगा। मैं सोच रही हूँ मैं भी आपके साथ चलूं। लो सुनो, अब बहू बाहर जाकर कमाएगी, गांव वाले थू करेंगे कि राम प्रकाश के घर में मर्दों की कमाई खत्म हो गई जो बहू को बाहर भेज रहे हैं। तुम घर पर रहकर चूल्हा संभालो। माँ जी, इस मुश्किल घड़ी में लोक लाज मत कीजिए। अगर रूपा बाहर जाकर कुछ मदद करना चाहती है तो मैं हूँ ना। मैं पूरा घर और आपकी रसोई अकेले संभाल लूंगी। दीदी, आप मेरा इतना साथ दे रही हैं। अगर मैं और सूरज दोनों कमाएंगे तो घर आराम से स्मूथली चलेगा और बाबूजी का इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। रोहिणी भाभी ठीक कह रही है माँ, तंगी इतनी है कि हमें हर हाथ की जरूरत है। रूपा, तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ में शहर के लिए निकलेंगे। चलो हौसला रखो सब, मैं स्कूल की तरफ निकलता हूँ और तुम दोनों शहर की तरफ जाओ। शाम को फिर मिलते हैं। दोपहर की धूप अपने चरम पर है। सूरज और रूपा तेज कदमों से शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तभी रास्ते में सरपंच सुखदेव सिंह अपनी मोटरसाइकिल रोकते हैं। अरे सूरज, रूपा बहू, इतनी भयंकर दोपहर में तुम दोनों थैला लटकाकर कहाँ जा रहे हो? लू चल रही है बाहर। क्या करे सरपंच जी, आपने खेतों का काम तो बंद करवा दिया। अब घर में दाने दाने की आफत आन पड़ी है। बाबूजी बिस्तर पर बीमार हैं, कोई छोटा मोटा काम ढूंढने शहर जा रहे हैं। बात तो तुम्हारी सही है सूरज, तंगी बहुत गहरी है। देखो, गांव में तो अभी कोई नया काम नहीं है, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर एक छोटा शहर शुरू होता है। हाँ सरपंच जी, जो पास में ही शहर है वहाँ कोई काम है क्या हमारे लायक? वहाँ एक नया साइंस टेक्नोलॉजी टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर खुला है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। कल ही मेरी वहाँ के प्रोफेसर शर्मा से बात हुई थी। उन्हें अपने सेंटर के लिए एक ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। साइंस सेंटर? पर सरपंच जी, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वहाँ इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच मुझे कौन नौकरी देगा? गार्ड की नौकरी के लिए पढ़ाई से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होती है सूरज। मैं प्रोफेसर साहब को तुरंत तुम्हारे परिवार के बारे में सब बता दूंगा। तुम अभी सीधे वहीं जाकर उनसे मिलो। ये तो बहुत अच्छी बात है सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सूरज जी, मैंने कहा था ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा सरपंच जी। हम अभी सीधे उसी रिसर्च सेंटर जाते हैं। जाओ सूरज, पर ध्यान रखना, वो शहर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। भगवान तुम्हारा भला करे। सरपंच जी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। सूरज और रूपा तेजी से शहर की ओर कदम बढ़ाते हैं। शहर का ये बड़ा इंस्टीट्यूट शीशे और लोहे की आधुनिक दीवारों से बना होता है। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और आधुनिक चार्ट्स लगे होते हैं। सूरज और रूपा घबराए हुए कदमों से अंदर आते हैं। अंदर प्रोफेसर शर्मा कुछ फाइलों के साथ खड़े होते हैं। प्रोफेसर साहब, राम राम। सरपंच सुखदेव जी ने आपके पास भेजा है। अच्छा,
तो सुखदेव सिंह के गांव से आए हो? जी साहब, मैं सूरज हूँ। गांव में खेतों का काम बंद हो गया, घर में बहुत तंगी है। आप मुझे यहाँ नौकरी दे दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है सूरज, हमारे इंस्टीट्यूट को एक भरोसेमंद गार्ड की जरूरत है। तुम कल सुबह से वर्दी पहनकर गेट पर तैनात हो जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस मुश्किल वक्त में हमारे परिवार को सहारा दिया। तुम इनके साथ आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? सर मैं रूपा हूँ, सूरज की पत्नी। मैं भी 12वीं पास हूँ और साइंस में मेरी बहुत रुचि है। क्या इस सेंटर में मेरे लायक भी कोई छोटा मोटा काम मिल सकता है? देखो रूपा, ये बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े छात्र और वैज्ञानिक के अंदर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे क्लासरूम और लैब्स की साफ सफाई के लिए एक सफाई कर्मी की जरूरत है। मुझे मंजूर है सर, मैं सफाई का काम पूरी लगन से करूंगी। ठीक है, तो तुम दोनों कल सुबह जल्दी आ जाना। याद रहे, अंदर किसी भी मशीन या टूल्स को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना। जी सर, बिल्कुल वैसा ही होगा। आपका लाख लाख शुक्रिया। प्रोफेसर शर्मा अपने केबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। रूपा खिड़की से अंदर की बड़ी लैब को देखती है, जहां छात्र व्हाइट कोट पहने कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। उसे अपनी पुरानी स्कूल की लैब याद आ जाती है। रूपा, तुम सच में यहाँ झाड़ू पोछा करोगी? माँ को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी? सूरज जी, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इस नौकरी से हमारे घर में पैसे भी आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। अगले दिन से दोनों काम पर आ जाते हैं। लैब के अंदर का नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा होता है। बड़े बड़े कांच के बीकर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर और दीवारों पर थर्मल इंसुलेशन के चार्ट टंगे होते हैं। रूपा हाथ में पोछा और सूती कपड़ा लिए लैब की टेबल साफ कर रही है, लेकिन उसकी नजरें छात्रों के एक्सपेरिमेंट पर टिकी होती है। आर्यन और कबीर टेबल पर दो दो अलग तरह के शीशों के बीच वैक्यूम बनाने का टेस्ट कर रहे हैं। कबीर, ये देखो, थर्मल गन मीटर अभी भी 40 डिग्री दिखा रहा है। दोनों शीशों के बीच हवा पूरी तरह बाहर नहीं निकली शायद। वैक्यूम पंप तो पूरी ताकत से चल रहा है आर्यन। अगर बीच में थोड़ी भी हवा रह गई तो बाहर की गर्मी तुरंत अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर हम इन दोनों परतों के बीच एब्सोल्यूट वैक्यूम बना पाए तो बाहर चाहे 50 डिग्री की लू चले, अंदर का तापमान बिल्कुल नहीं बदलेगा। हीट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा। अब रोज रोज रूपा पोछा लगाते लगाते उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनने लगती है। आज वो धीरे धीरे उनके टेबल के पास आती है और शीशों के जोड़ को गौर से देखती है। भैया, अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? जी बोलिए, क्या बात है? आप तो यहाँ सफाई कर रही थी। भैया, आप जो ये दो शीशे जोड़ रहे हैं, इसके किनारों पर जो रबर की कोटिंग है उसमें एक छोटा सा छेद है। वहाँ से बाहर की हवा बार बार अंदर खींची चली जा रही है, इसलिए वैक्यूम पंप पूरी हवा बाहर नहीं निकाल पा रहा। अरे आप सच कह रही हैं, यहाँ रबर का सील थोड़ा सा कटा हुआ है, पर आपको ये वैक्यूम और हीट ट्रांसफर के बारे में कैसे पता? भैया, मैंने गांव के स्कूल से 12वीं पास की है, वो भी साइंस से। हमारी किताबों में लिखा था कि वैक्यूम यानी शून्य में गर्मी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। कमाल है, आपने तो हमारी 2 घंटे की मेहनत बचा ली। सर देखिए, रूपा जी ने हमारे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी गड़बड़ पकड़ ली। बहुत बढ़िया रूपा, विज्ञान सिर्फ डिग्री वालों की ही नहीं, जो ध्यान से देखता है वही वैज्ञानिक है। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई बेकार नहीं गई। धन्यवाद सर। 2 शीशे बीच में वैक्यूम और बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ सकती। अगर ये तरीके मेरे तपते हुए घर पर काम कर जाए तो बाबूजी की बीमारी और हमारी गर्मी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शाम ढल चुकी होती है। रूपा घर के कोने में बैठकर एक पुरानी फटी डायरी में कलम से गोल गुंबद और दोहरी परतों का चित्र बनाती है। तभी वहां रोहनी लालटेन लेकर उसके पास आती है। छोटी, ये क्या बना रही हो? कोई जादुई महल का नक्शा है क्या? दीदी, मैंने लैब में देखा है, अगर हम अपने पूरे घर के ऊपर शीशे की दोहरी परत का एक बड़ा सा गोल ढांचा बना दे और उसके बीच की हवा को वैक्यूम पंप से खींच ले तो बाहर की 45 डिग्री की लू हमारे घर के अंदर कदम भी नहीं रख पाएगी। नक्शा तो बहुत सुंदर है रूपा, पर इस बड़े शीशे और लोहे के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? बाबूजी की दवा तक के लिए पैसे नहीं है। मुझे पता है दीदी, इसीलिए मैं कल सुबह सूरज के साथ शहर के कबाड़ बाजार जा रही हूँ। वहाँ जगन काका का बहुत बड़ा गोदाम है। बड़ी बड़ी इमारतों के टूटे हुए मोटे शीशे वहाँ कौड़ियों के दाम बिकते हैं। अगली सुबह सूरज और रूपा शहर के कबाड़ गोदाम जाते हैं, जहाँ चारों तरफ लोहे के एंगल्स, पुरानी गाड़ियां और फैक्ट्री के उतरे हुए भारी शीशे पड़े होते हैं। जगन काका हाथ में हुक्का लिए बैठे होते हैं। जगन काका, हमें वो जो कोने में बड़े बड़े मोटे शीशे रखे हैं ना, जो किसी मॉल की खिड़की से उतरे हुए हैं, वो चाहिए। हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है।
अरे बेटा, वो टेम्पर्ड ग्लास है, बहुत भारी और मजबूत। कबाड़ है तो क्या हुआ, इसकी कीमत भी कम नहीं। तुम लोग इसका क्या करोगे भाई? काका, हमारे घर में ससुर जी गर्मी से मरने जैसी हालत में है। हम इन शीशों से अपने घर को ढककर उसे ठंडा बनाना चाहते हैं। अगर आप हमें ये सस्ते में दे देंगे तो हमारी जान बच जाएगी। हम दोनों इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, हर महीने आपकी पाई चुका देंगे। हौसला तो बहुत बड़ा है तुम्हारा बहू। ठीक है, ये शीशे वैसे भी सड़ रहे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और लोहे का ये गोल एंगल भी ले जाओ। पैसा धीरे धीरे चुका देना। काका, आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं आज ही गांव के रामू काका को बुलाकर इस लोहे के फ्रेम का काम शुरू करवाता हूँ। पहला कदम पूरा हुआ, अब इस कबाड़ के शीशे से ही हमारे ठंडे ससुराल की नींव रखी जाएगी। सूरज और रूपा सारा सामान लेकर घर आते हैं। आंगन में कबाड़ से लाए गए लोहे के लंबे लंबे एंगल्स और भारी टी इंसुलेशन बार्स पड़े हैं। कड़कती धूप में रामू काका अपने औजारों के साथ पसीने से लथपथ काम में लगे हैं और रमेश भारी हथौड़ा लेकर लोहे को मोड़ने में उनकी मदद कर रहा है। सूरज, अरे थोड़ा और जोर लगाओ बेटा। इस लोहे के एंगल को हम एकदम गोल मोड़ सकते हैं और इसे मोड़ना है जैसे मंदिर का गुंबद होता है। अगर गोलाई सही नहीं हुई तो शीशा इस पर टिकेगा नहीं। काका, अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पर यह लोहा बहुत मजबूत है, धूप में तपकर और कड़ा हो गया है। काका, मैंने स्कूल के कबाड़ खाने से पुरानी रबर की सीलिंग पट्टी भी ढूंढ निकाली है। ये 2 शीशों के बीच हवा रोकने के काम आएगी। बहुत बढ़िया किया रमेश। रूपा बेटी ने मुझे जैसा समझाया था, ये रबर की पट्टी 2 शीशों के जोड़ों को एकदम एयर टाइट कर देगी। हवा का एक कतरा भी अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा। अरे भानु, तुम्हारे घर में ये क्या सर्कस चल रहा है? कबाड़ का लोहा बटोर कर घर के ऊपर पिंजरा बना रहे हो क्या? धूप रोकनी होती तो लोग पेड़ न लगा लेते। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा शांति, मेरी पढ़ी लिखी बहू ने पूरे घर के मर्दों को पागल बना रखा है। इस कड़कती धूप में सबका खून पानी कर रही है। शांति चाची, ये पिंजरा नहीं है, ये हमारे घर का सुरक्षा कवच है। जब ये बनकर तैयार होगा ना तो आप खुद दोपहर में यहाँ आकर बैठेंगी। अरे रहने दो रूपा बहू, 12वीं पास करके पूरे गांव को विज्ञान मत सिखाओ। धूप भगवान की देन है, इसे कोई इंसान नहीं रोक सकता। चुप रहो कमला, इस बच्ची के दिमाग पर हंसो मत। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लकड़ी और लोहे में गुजारी है, पर जो नक्शा इस बहू ने बनाया है ना, वो कोई मामूली दिमाग नहीं बना सकता। देखो, फ्रेम का निचला हिस्सा तैयार है, अब बस शहर से शीशे लाने की तैयारी करो। जी काका, मैं और सूरज कल ही प्रोफेसर साहब की मदद से शीशे को लाने का इंतजाम करते हैं। हमारा आधा ढांचा खड़ा हो चुका है। लगातार 1 हफ्ते तक सभी लोग मिलकर काम करते हैं और 1 हफ्ते बाद साइंस इंस्टीट्यूट के बैकयार्ड में प्रोफेसर शर्मा, आर्यन, कबीर और नेहा एक बड़े क्रेन ट्रक के पास खड़े हैं। ट्रक में जगन काका के गोदाम से लाए गए भारी दोहरी परत वाले टेम्पर्ड ग्लास और वैक्यूम रबर पैड्स लोड हैं। देखो सूरज, रूपा बेटी का यह हौसला देखकर मेरे छात्रों ने खुद तय किया कि वे इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ लैब में ही नहीं रखेंगे। कबीर ने अपने पहचान वाले इस क्रेन और ट्रक का इंतजाम आधे दाम में करवाया है। हाँ भैया, जब रूपा दीदी लैब की इतनी बड़ी गड़बड़ ठीक कर सकती हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके इस बायोडोम वाले सपने को पूरा करने में मदद करें। आर्यन, जरा वो वैक्यूम सक्शन पैड ट्रक में ठीक से रखना, शीशा बहुत भारी है। मैंने सब चेक कर लिया कबीर, ये शीशे इतने मजबूत हैं कि इन पर कड़कती धूप या तेज आंधी का कोई असर नहीं होगा। बस गांव तक इन्हें बिना किसी क्रैक के पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। बाबूजी की गिरती तबीयत के बीच आप सब हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं जिंदगी भर आप लोगों का यह एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान कैसे सूरज भैया? हम तो खुद ये देखना चाहते हैं कि थर्मल इंसुलेशन का ये सिद्धांत एक असली घर पर कैसे काम करता है। रूपा जी ने अपनी डायरी में जो वैक्यूम पंप का प्रेशर नोट किया था, वो मीटर मैंने ट्रक में रखवा दिया है। थैंक यू नेहा, थैंक यू प्रोफेसर साहब। रामू काका ने घर पर लोहे का पूरा फ्रेम तैयार कर दिया है। अगर आज ये शीशे सही सलामत फिट हो गए तो हमारा घर सच में एक ठंडा ससुराल बन जाएगा। दोपहर की भीषण गर्मी में क्रेन और ट्रक गांव की पथरीली और धूल भरी सड़कों पर आगे बढ़ रही है। ट्रक के पीछे बड़े शीशे रखे हैं। क्रेन की गड़गड़ाहट, हॉर्न की आवाज सुनकर पूरा गांव अपने अपने घरों से बाहर निकल आता है और भानुमती जी के घर के बाहर ट्रक रुकता है और फिर काम शुरू हो जाता है। अरे कल्याणी की अम्मा, दौड़कर बाहर आ, देख तो सही, राम प्रकाश के घर पर ये कौन सी आफत आई है? इतना बड़ा शीशा, ये लोग घर बना रहे हैं या कोई अजूबा? मुझे तो लगता है शहर के बाबू लोग इस पढ़ी लिखी बहू के चक्कर में आकर अपना दिमाग गंवा बैठे।
इतने बड़े कांच पर धूप पड़ेगी तो अंदर बैठे लोग वैसे ही उबल जाएंगे। अरे मजाक मत उड़ाओ कमला, देखो तो सही, क्रेन ने उस लोहे के गोल ढांचे के ऊपर शीशे की पहली परत कितने आराम से टिका दिया। रमेश और सूरज भी ऊपर चढ़े हुए हैं। रामू काका, रबर की सीलिंग पट्टी को थोड़ा दाईं तरफ खिसकाइए। हाँ हाँ, बस यहीं। सूरज, पकड़ना जरा इस कोने को। भैया, मैंने मजबूती से थाम रखा है। कबीर बाबू, क्रेन की रस्सी और धीरे ढीला कीजिए, शीशा अपनी जगह पर बैठ रहा है। भानुमति आंगन से बाहर आकर इस भारी भरकम काम को डर से देखती है। हे राम जी, मेरे घर की लाज रखना। बहू तूने ये क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया? अगर ये कांच जरा सा भी चूका तो मेरे बेटे सीधे नीचे आ गिरेंगे। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। प्रोफेसर साहब के छात्र बहुत समझदार हैं। उन्होंने कंप्यूटर पर इसका पूरा वजन नापकर ही ये काम शुरू किया है। देखिए, पहली परत बिल्कुल फिक्स हो गई। दीदी, पहली परत बैठ गई। अब हम इसके ऊपर रबर ब्लॉक रखकर दूसरी परत चढ़ाने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच 2 इंच का गैप रहेगा, वही हमारा वैक्यूम जोन बनेगा। माँ जी, छोटी पर भरोसा रखिए। जब ये पूरा कांच हमारे घर को ढक लेगा तो हमारे दिन फिर जाएंगे। अरे दिन क्या फिरेंगे रोहिणी, कांच के अंदर दम घुटकर मर जाएंगे सबके सब। हवा कहाँ से आएगी अंदर? कमला चाची, हवा कहाँ से आएगी और अंदर का माहौल कैसा रहेगा, बस 1 घंटे में आपको खुद पता चल जाएगा। आप यहीं रुक कर देखिए। क्रेन दोबारा घूमती है और दूसरे शीशे के गुंबद को पहले वाले के ठीक ऊपर सेट कर देती है। दोनों शीशों के बीच रबर की मजबूत कोटिंग लगा दी जाती है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। पूरा घर कबाड़ के मजबूत टेम्पर्ड ग्लास के गोल गुंबद के नीचे पूरी तरह ढक चुका है। आर्यन और कबीर छत के एक छोटे से वैक्यूम पंप मशीन को दोनों शीशों के बीच से वॉल्व से जोड़ते हैं। आर्यन, पंप चालू करो। जोड़ों पर ध्यान रखना, कहीं से भी बाहर की हवा अंदर लीक नहीं करनी चाहिए। पंप चालू हो गया कबीर। प्रेशर गेज का कांटा नीचे गिर रहा है। दोनों शीशों के बीच की हवा बाहर खींची जा रही है। पंप से सूसू की तेज आवाज आती है। जैसे जैसे हवा बाहर निकलती है, दोनों शीशों के बीच एक परफेक्ट वैक्यूम बनने लगता है। रूपा नीचे आंगन में खड़ी होकर उत्सुकता से थर्मामीटर देख रही होती है। नेहा, जरा थर्मामीटर देखना। बाहर का तापमान 46 डिग्री है। अंदर का कांटा कहाँ तक पहुँचा? कमाल है, मीटर का पारा नीचे गिर रहा है। 42, 38 और अब सीधे 26 डिग्री पर आकर रुक गया है, बिना किसी एसी या कूलर के, सिर्फ वैक्यूम इंसुलेशन की वजह से। अरे माँ जी, जरा यहाँ हाथ लगा कर देखिए। ये दीवार तो दोपहर में तवे जैसी जलती थी, अब एकदम ठंडी लग रही है, जैसे इस पर किसी ने ठंडा पानी छिड़क दिया हो। हे भगवान, ये तो सच में ठंडी है। जो उमस छाती को चीरती थी वो गायब हो गई। कमरे के अंदर तो इतनी सुखद हवा लग रही है जैसे सावन का महीना आ गया हो। भानु, मेरी छाती की जलन बंद हो गई। मुझे बहुत दिनों बाद इतनी साफ और ठंडी हवा मिली है। मेरी सांसें अब नहीं फूल रही। अरे वाह, बाहर तो पैर जल रहे हैं और ओम प्रकाश के आंगन में कदम रखते हैं ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बड़े अफसर के एसी दफ्तर में आ गए हों। ये कांच का जादू तो सच में कमाल है। ये कैसे हो गया रूपा बहू? बाहर तो लू के थपेड़े चल रहे हैं, पर तुम्हारे घर के अंदर हवा एकदम शांत और ठंडी कैसे है? कोई भूत प्रेत का चक्कर है क्या? कोई भूत नहीं है शांति चाची, ये सिर्फ विज्ञान का नियम है। इन 2 शीशों के बीच अगर कोई हवा नहीं है और बिना हवा के बाहर की गर्मी चलकर हमारे घर के अंदर नहीं आ सकती। हमारे घर को अब इस धूप से कभी कोई खतरा नहीं होगा। रूपा, तुमने सच में हमारे इस नरक जैसे घर को शीशे का ठंडा ससुराल बना दिया। तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई ने तो आज हमारे पूरे परिवार की जान बचा ली। शाम के समय बाहर अभी भी 50 डिग्री गर्मी है, लेकिन रामप्रकाश जी के घर के अंदर का तापमान अभी भी 25 डिग्री है। पूरे गांव के लोग, बूढ़े बच्चे और महिलाएं हाथ में पानी के खाली बर्तन और थके हुए चेहरे लिए रामप्रकाश जी के आंगन में जमा हो गए हैं। मंगत राम अपनी सब्जियों की ढेकली लेकर आंगन के कोने में खड़ा है, जहां उसकी टमाटर और मिर्ची एकदम ताज़ा दिख रही है। फिर वही स्टेज पर, भाई और बहनों, आज हमारी आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ है जिसे हम गरीब सिर्फ अपना नसीब मानकर तप रहे थे। इस घर की बहू ने अपनी बुद्धि से उस तकदीर को बदल दिया। सरपंच जी सच कह रहे हैं, मेरी नातनी बाहर गर्मी में रो रही थी, यहाँ आकर तुरंत सो गई। रूपा बेटी, तुमने सिर्फ इस परिवार को नहीं, इस भयंकर दोपहर में पूरे गांव को पनाह दी है। और मेरी सब्जियों को देखो, इस ठंडे आंगन में रहने से टमाटर वापस खड़े हो गए और एक भी सब्जी नहीं सड़ी। बहू रानी, तुमने तो मेरा धंधा उजड़ने से बचा लिया।
बहू मुझे माफ कर देना, मैं तो तेरी पढ़ाई का मजाक उड़ा रही थी। मुझे क्या पता था कि जो बात बड़े बड़े अफसर नहीं सोच पाए वो हमारी 12वीं पास बहू करके दिखा देगी। अरे शांति चाची, आप बड़े हैं, माफी मत मांगिए। विज्ञान का काम ही यही है कि वो हम इंसानों की जिंदगी को आसान बनाए। अब हमारे गांव का कोई भी बुजुर्ग या बच्चा गर्मी से बीमार नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी बहू को ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर आज मेरी बहू ने इस बूढ़े बाप की जान बचाई और मेरे बेटों का आत्मसम्मान लौटाया है। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था हमारी छोटी इस घर में खुशियाँ बाहर लेकर आएगी। भानु, आज हमारे घर की गरीबी और तंगी का अंत हो गया। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि रूपा इस मॉडल को देखने शहर के बड़े बड़े वैज्ञानिक आ रहे हैं। हमारी बहू अब पूरे जिले का नाम रोशन करेगी। बिल्कुल बाबूजी, और प्रोफेसर साहब ने रूपा को इंस्टीट्यूट में आगे की बड़ी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मंजूर कर दी है। अब रूपा सिर्फ सफाई नहीं, वहां बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट में बच्चों की मदद करेगी। सभी रूपा के लिए तालियां बजाते हैं और उसे सबके सामने सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार रूपा अपने शीशे का ठंडा ससुराल बनाती हैं।